बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी टाइम विद हमारा शाह। कैसे हैं आप सब? आप सब ने चैप्टर नंबर 2 में काफ़ी कुछ समझ लिया है। अभी भी कुछ बच्चे जो हैं उनको फ्रिक्शन के बाद जो था मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन के बारे में क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम आपने मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन अभी नहीं करवाया, तो उसका हमारा अभी मसला चल रहा है, मैं उसकी समझ नहीं आ रही, तो वो हमें समझाएं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो यही है, मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। जिन बच्चों को अभी तक समझ नहीं आई, ये वीडियो उनके लिए है, इसको प्रॉपर वॉच करें। इसमें आप लोगों को दो और लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं बताऊंगी। एक तो यही लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास मेथड ऑफ फ्रिक्शन, और एक ये वाला है मोमेंटम वाला। इंशाल्लाह इस वीडियो में इसको भी कवर करेंगे, और कुछ इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो साइड वाले ब्लॉक्स में बने होते हैं, तो वो भी इसी वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन आपको पहले इसके नाम से ही अंडरस्टैंड हो रहा है। मेथड यानी कि कौन कौन से तरीके हैं फ्रिक्शन को कम करने के, ठीक है। तो फ्रिक्शन आपको पता है हमारा सबसे मेजर इशू फ्रिक्शन का ये होता है कि ये रुकावट पैदा करता है मोशन में। तो जाहिर बात है जब हमारी मोशन में ये मसला आ रहा है, हमें मोशन करने में रुकावट पेश हो रही है, तो हमारी मोशन का यानी कि हमारी फोर्स का काफी ज्यादा हिस्सा जो है वो लॉस हो जाता है। काफी ज्यादा फोर्स जो है वो हमारी लॉस हो जाती है, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से। जाहिर बात है जब आप किसी बहुत बड़े एक ब्लॉक को मूव करवा रहे हो, ठीक है, लेट्स सपोज एक लकड़ी का ब्लॉक है, आप उसको मूव करवा रहे हो। अब अगर आप उसको ऐसे ही मूव करवा रहे हो जमीन के ऊपर, जैसे वो रगड़ खा रहा है उस तरह आप मूव करवा रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। लेकिन अगर आपने उसके नीचे टायर्स लगा दिए तो आप आराम से ही उसको लेके जा सकते हो। जैसे आप शॉपिंग वगैरह करने जाते हो तो आपको पता है वहां पे वो मिलती हैं आपको, ठीक है, ट्रॉलीज वगैरह। उन ट्रॉलीज के अंदर आप अपना सामान रखते हैं और आराम से मूव करवा लेते हैं सामान रख के। लेकिन अगर वो ट्रॉलीज ना हो, सिर्फ वो इसी तरह उसके नीचे टायर वगैरह ना लगे हों और वो आपको ऐसे ही मूव करवानी पड़े, तो इसी तरह अगर आप लोगों ने उस ट्रॉली के नीचे से वो टायर हटा दिए हैं तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको मूव करने के लिए। लेकिन अगर टायर्स हों तो आप इजीली मूव करवा सकते हैं। इसी तरह ये कुछ आपके लॉन्ग क्वेश्चन में इसके 4 स्टेप्स बने हुए हैं, 4 इसके पॉइंट्स हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके बता रहे हैं आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, उसके लिए आप कोई से 2 या 3 पॉइंट कर लीजिएगा, मेन मेन 1-2 लाइन शुरू वाली। लेकिन जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तब आपने ये फुली पूरा प्रॉपर लिखना है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्या है भाई, मेथड, फॉलोइंग मेथड्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हमारे पास मेथड होता है द पार्ट ऑफ विच स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि वो वाला हिस्सा जिसपे आपने एक दूसरे के ऊपर इनको मूव करवाना आता है, दो पार्टीज को एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। दैट आर हाईली पॉलिश्ड, आप उसको पॉलिश कर दो। जैसे ये टायर है, इस टायर को अगर आपने पॉलिश किया हुआ है, पॉलिश करोगे तो इसका मतलब है आपने इसकी तमाम सरफेस के ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स थे या जो बम्प्स थे, यानी कि ऊपर नीचे ये जो थोड़ी बहुत सरफेस होती है, जैसे आप किसी भी चीज को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो तो आपको उसमें बम्प्स नजर आते हैं कि वो ऊपर नीचे है, ठीक है। आपने जब उसे पॉलिश करना है तो वो बम्प्स आपने कम कर दिए हैं या खत्म कर दिए हैं। जैसे ये आपको नजर आ रही है, ये सारा चमक रहा है, इसका मतलब है कि ये इसकी सतह के ऊपर बहुत कम पोर्स हैं, यानी कि ये कंप्लीटली तकरीबन पॉलिश करके चमका दिए। इसका मतलब है कि इसके तमाम वो जो उसके थे बम्प्स थे या इसकी अप एंड डाउन सरफेस थी जो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख सकते थे, अब वो बहुत कम हो गया है। तो जारी बात है जब फ्रिक्शन होती ही इसी वजह से है, जब ये बम्प्स होते हैं ये एक दूसरे के अंदर गड़े जो होते हैं ये फंस जाते हैं। जैसे आपने किसी जमीन के ऊपर इसको मूव करवाना है टायर को, तो अगर उसमें बम्प्स होंगे तो उसको टायर को मूव करने में मुश्किल आएगी। लेकिन अगर आपने उसको थोड़ा सा पॉलिश कर दिया तो उसको मूव करने में आसानी होगी, ठीक है। सिंस द फ्रिक्शन ऑफ द लिक्विड, अगर आप लिक्विड की बात करो तो लिक्विड की फ्रिक्शन कम होती है, लेस होती है देन दी सॉलिड। हमें पता है ये चीज, क्योंकि आप लोगों ने काफी ये तजर्बे किए हुए हैं घरों में। जब माएँ करती हैं वो सफाइयां वगैरह कर रही होती हैं तो बच्चे क्या करते हैं भाई, बच्चे स्लाइडिंग करना शुरू कर देते हैं कि भाई ठीक है फर्श के ऊपर पानी गिरा हुआ है हम स्लाइड कर लेते हैं। इसी तरह आप लोगों ने ये आमतौर पे कई दफा बच्चों ने किया होता है कि लिक्विड जो सरफेस होती है उसको चेक करते हैं कि वो लिक्विड सरफेस जो है उसकी फ्रिक्शन कैसी है एज कम्पेयर टू सॉलिड। और उसकी बेस्ट एग्जांपल यही होती है कि आपने लिक्विड सरफेस के ऊपर जब स्लाइड करना होता है तो आपको आसानी लगती है एज कम्पेयर टू सॉलिड सरफेस, ठीक है। Therefore, the oil and grease is applied बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीनरी। जब मूविंग पार्ट होते हैं मशीनरी के, जो मूव करने वाले हिस्से होते हैं जैसे इंजन वगैरह, उस इंजन के अंदर हम क्या करते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं। ऑयल क्यों डालते हैं? ताकि जो इंजन आपस में टकरा रहा होता है, चीजें एक दूसरे से रगड़ खा रही होती है, वो रगड़ खा के तो उनकी हीट जो है वो ज्यादा पैदा ना हो, कहीं वो
आपको लॉस ना होना शुरू हो जाए, आपकी गाड़ी ज्यादा हीट ना हो जाए, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंजन ऑयल यूज कर लेते हैं, ऑयल डालते हैं उसके अंदर या ग्रीस वगैरह डाल देते हैं ताकि वो जो उसकी फ्रिक्शन है वो कम हो। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वाला, रूलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये बात आपने रूलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन में भी समझा था। इन दोनों की डेफिनेशन पहले आपको पता होनी चाहिए कि रूलिंग फ्रिक्शन क्या है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है। जिन बच्चों को अभी तक ये नहीं पता, पहले वो लेक्चर सुने जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन किया था रोलिंग फ्रिक्शन और रूलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वो वाला शॉर्ट क्वेश्चन जब आपको समझ आ जाएगा, फिर आपको ये भी समझ आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो रूलिंग फ्रिक्शन की निस्बत जो है वो ज्यादा होती है। स्लाइड मतलब कि एक सतह के ऊपर दूसरी सतह जो है स्लाइड कर रही है, लेकिन जो रूलिंग होती है वो रूल करना वाला होता है। रूल करना आसान है क्योंकि जाहिर बात है, जब आप इस टायर को देखो तो इस टायर का सारा हिस्सा जमीन से टच नहीं होता, सिर्फ ये नीचे वाला पॉइंट है, ठीक है। लेकिन अगर ये टायर की जगह पे एक प्रॉपर सीधी एक स्लेट टाइप होती, प्रॉपर करवाते आप, फिर आपने मसला आपको पेश आना था, तारी बात है वो उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाना था। जिस चीज का सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, जैसे ये टेबल है, इसको देखें तो आप टेबल की बात करें तो टेबल का सरफेस एरिया ज्यादा है, आप उसको मूव करवाएंगे आपको मुश्किल पेश आएगी क्योंकि उसका नीचे वाले जो है उसकी लेग्स जो है वो बड़ी बड़ी हैं। लेकिन आप उसके नीचे अगर टायर लगा देते हैं तो टायर का सरफेस एरिया जो जमीन से टच होना है वो बिल्कुल उसका ये एंड वाला हिस्सा होता है जो जमीन से टच हो रहा होता है, पूरा बाकी हिस्सा उसका सारा हवा में है। तो इसका मतलब वो हो गया कि जो रूलिंग फ्रिक्शन है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो यही आपका ये थर्ड वाला पॉइंट है, आपने इसका यही हेडिंग देनी है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो जस्ट यहाँ तक लिख लीजिएगा कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सो वी कन्वर्ट द रोलिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। आप कन्वर्ट कर देते हो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन, ओके। जैसे आप बॉल बेरिंग यूज कर लेते हैं मशीन्स के अंदर, व्हील्स के अंदर, तो वो बॉल बेरिंग भी मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन समझाया था। बॉल बेरिंग्स क्या होते हैं, छोटे छोटे ये बॉल्स होते हैं, ये इसके अंदर भी लगे हुए हैं, लेकिन अभी क्लियरली नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये प्रिंट होता है, तो फिर उसमें जो है ना प्रिंट होते वक्त थोड़ा सा आ जाता है इशू। तो आप बॉल बेरिंग यूज कर लेते हैं, बॉल बेरिंग क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला पॉइंट है कि आप लोगों ने काफी दफा देखा हुआ है कि ये जो गाड़ियां होती हैं इनके आगे से जो मुंह होते हैं, ये जो फेस है, आगे वाला फेस, ये किस तरह बनाया जाता है, ये थोड़ा सा मछली की तरह का बनाया जाता है, यानी कि थोड़ा सा आगे से इस तरह करके इन्होंने इसका कर्व बनाया होता है, स्ट्रेट बिल्कुल सीधा नहीं बनाते। देखिए अगर बिल्कुल सीधी चीज होगी उसको एयर की फ्रिक्शन ज्यादा लगेगी, हवा सारी की सारी सरफेस एरिया बढ़ गया तो सारी की सारी हवा स्ट्राइक करेगी जाकर उससे। लेकिन जब आपने उसका फेस इस तरह का बना दिया तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, जारी बात है कि इसके ऊपर वो जो फ्रिक्शन है वो कम लग रही है, हवा तो इसके ऊपर से गुजर रही है, ये देखें ऊपर से गुजरती जा रही है ना। लेकिन अगर इसको स्ट्रेट बनाते बिल्कुल तो सारी की सारी हवा उसको गाड़ी को ही टकरानी थी, तो उसको फ्रिक्शन फेस करनी पड़नी थी, मोशन कम हो जानी थी, लेस हो जानी थी, ठीक है। इसको रीड करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट एक्ट ओनली अमंग सॉलिड्स। सारी बात है कि फ्रिक्शन सिर्फ सॉलिड पे नहीं होती, आप लोगों को हाई स्पीड व्हीकल जैसे गाड़ियां चलाते हो तो वहां पे भी एक फ्रिक्शन फेस करनी पड़ती है, वो फ्रिक्शन होती है एयर फ्रिक्शन, ठीक है। द एरोप्लेन्स एंड शिप्स, आपको एक और बात बता रहे हैं कि एरोप्लेन जो जहाज उड़ते हैं उनको भी फ्रिक्शन फेस करनी पड़ती है एयर की, शिप्स जो पानी के अंदर शिप्स चल रही हैं उनको भी फेस करनी पड़ती है। तो फिर इन तमाम चीजों को हल करने के लिए उसने क्या किया था, उसने इनकी शेप चेंज कर दी है, ठीक है। शेप चेंज करके उसने आगे से जो है शेप उसकी इस तरह की बना दी है कि उसको एयर की फ्रिक्शन कम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। द फ्रिक्शन वाइल मूविंग थ्रू द एयर, ये आपको मैंने बता दिया। आगे से एक ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अगर फ्रिक्शन हमने कम करनी होती है इनकी सॉलिड चीजों की, तो ये जो है हमारे पास गाड़ियां वगैरह, तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। भाई उसने नीचे इसका आंसर दिया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका आंसर। इफ द फ्रंट ऑफ द व्हीकल इज फ्लैट, it is the face more resistance by the air or water, therefore the body is moving through air or water or streamline। streamline कहते हैं कि आगे से इनको पतला कर देते हैं, ब्रीक बना देते हैं, बिल्कुल फ्लैट नहीं बनाते, ठीक है। टू मिनिमाइज द एयर और वाटर फ्रिक्शन, इसके जरिए हम पानी की या हवा की फ्रिक्शन को कम कर लेते हैं। इन दिस केस द एयर passes smoothly over the sliding surface, जारी बात है ये जो सरफेस है इसके ऊपर से स्लाइड करती हुई, स्लाइडिंग आपने पढ़ा हुआ है, स्लाइड करती हुई ऊपर से गुजर जाएगी। एंड फिर क्या होगा, एंड द टाइप ऑफ फ्लो ऑफ एयर इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो, और जो ये ऊपर से एयर गुजर रही है इस एयर के गुजरने को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, क्योंकि बिल्कुल ऊपर से वो स्लाइड कर जा रही है, ठीक है। एंड द स्ट्रीमलाइन फ्लो ओवर द कार इज शोन, ये आपको फिगर में नजर भी आ रहा है। एंड द व्हीकल डिजाइन पॉइंटेड फ्रॉम दी फ्रंट और सेड टू बी स्ट्रीमलाइंड, ये जो आपके ये जो शक्ल बनाई गई है आपको दिखा रहे हैं गाड़ी को, इसकी जो आगे वाला फ्रंट वाला हिस्सा है हम इसको कहते हैं ये स्ट्रीमलाइन है, ठीक है।
ये बिल्कुल एक लाइन बना रहा है, आगे से इसकी एयर की जो है वो ऊपर से गुजरती जा रही है, ठीक है। तो ये आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग, इसको आपको दोनों तरह से तैयार करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो है मोमेंटम। तो जो मोमेंटम है ये शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी है, दोनों के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम के बारे में आपको पहले ही ओरली समझा देती हूँ। मोमेंटम हम उस चीज को कहते हैं जब आपने किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाई है, फोर्स अप्लाई करने के बाद जारी बात है बॉडी का अपना मैस होता है, और जारी बात है जब आपने फोर्स अप्लाई की है तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर वेलोसिटी भी पैदा होगी। तो जब किसी चीज के अंदर वेलोसिटी हो और उसका अपना एक मैस भी हो तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो मोमेंटम होता है, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है? मैस मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ठीक है। तो उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन आ रहा है इम्पल्स। इम्पल्स जो है वो मोमेंटम से ही ड्राइव होती है, ठीक है। वो भी प्रॉपर इसका लॉन्ग क्वेश्चन में ही हिस्सा है, इम्पल्स कैसे ड्राइव होती है। तो हम इसको आगे पढ़ते हैं थ्रूली तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले उसने एक एग्जाम्पल दिया आपको, मैं आपको बता रही थी कि मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें फिर मोमेंटम आता है। उसी के हवाले से यहाँ पे एग्जाम्पल पे गौर करते हैं। सपोज दैट बाइसाइकिल राइडर एंड अ हैवी ट्रक। जारी बात है जब दो चीजों को कंपेयर करें, बाइसाइकिल को और हैवी ट्रक को, तो आपके जहन में पहले ही ये बात आ रही है कि बाइसाइकिल को जो है मूव करवाना, अगर वो मूव कर रही है तो रोकना बहुत आसान है। लेकिन अगर हैवी ट्रक है, एक बड़ा सा ट्रक है, अगर आप उसको रोकना चाहते हो तो अगर आप उसके आगे जाके खड़े होंगे तो क्या होना है? वो आपको ही नुकसान होना है। ट्रक तो नहीं रुक सकता क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और मैस भी बहुत ज्यादा है। आर मूविंग विद द सेम स्पीड, अगर उनकी स्पीड सेम हो, विच कैन बी स्टॉप इजिली, आप किसको इजिली रोक सकते हैं? तो मैंने आपको बता दिया ये डिपेंड किस पे कर रहा है, उसकी मोशन पे, साथ में उसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। Depend upon the quantity of motion of the body. It is our common observation that the quantity of motion in a moving body depend on the mass and velocity. ये हमारी आम ऑब्जर्वेशन है कि किसी भी बॉडी का अगर मैस ज्यादा है तो जारी बात है हमें उसे स्टॉप करने में मसला होगा। अगर वो मोशन में है तो मैस भी ज्यादा है और वेलोसिटी भी ज्यादा है उसकी, तो हमें उसे रोकने में, स्टॉप करने में बहुत ज्यादा इशू होता है, ठीक है। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर आप साइकिल को गौर से देखो तो साइकिल को रोकना आपके लिए आसान है। बेशक आपको थोड़ा सा नुकसान होगा जब आप उसे रोकने लगोगे, आपको थोड़ी बहुत चोट आ सकती है, लेकिन ये कि वो रुक जरूर जाएगी, ठीक है, स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी ट्रक को स्टॉप करना चाहते हो तो वो आपके ऊपर से गुजर जाएगा, मतलब कि अल्लाह ना करेगा कभी आप ऐसा करें तो, लेकिन ये है कि आप उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेटर द मैस एंड ग्रेटर विल बी द क्वांटिटी ऑफ मोशन। जितना ज्यादा किसी बॉडी का मैस होगा उतनी ही ज्यादा उसकी मोशन होगी, क्योंकि जारी बात है जब वो मूव करे उसकी वेलोसिटी भी उतनी ही ज्यादा होनी है। सिमिलरली ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेटर विल द मोशन ऑफ, ग्रेटर विल बी द क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो ये भी वही लाइन है कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा मोशन होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ये आपने याद कर लेना है। इसके अलावा हमारा जो असल सवाल शुरू होता है लॉन्ग क्वेश्चन, वो यहाँ से शुरू होगा। ये जो डिफाइन इसकी आ रही है मोमेंटम की, ठीक है। सबसे पहले आपने मोमेंटम की डेफिनेशन लिखनी है, वो क्या है हमारे पास? द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। यही मैंने आपको तब भी एक्सप्लेन किया था कि जो मोमेंटम होता है वो प्रोडक्ट होता है मास का और वेलोसिटी का, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट फॉर्मूला इसका बन रहा है, मोमेंटम को शो करते हैं P से। P इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई v, ओके। मैस मल्टीप्लाई वेलोसिटी करो तो आपका मोमेंटम निकल आएगा, ये मोमेंटम है, ओके। इसके बाद आपने इसको इक्वेशन का नाम दे लेना है। यहाँ पे 3.2 लिखा है क्योंकि ये चैप्टर 3 है इसलिए उसके लिए उन्होंने 3.2 लिखा है। आप सिंपली इसको 1 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लाइक वेलोसिटी मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, कह रहे हैं जैसे कि आपको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जिस चीज में वेलोसिटी का यूज आ रहा है वो चीज भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही बन जाएगी। तो अगर ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी ही है। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आपने याद कर लेना है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। एसआई यूनिट दो है, इसके दोनों आ सकते हैं। कभी वो जो आपको ऑप्शन देता है उसमें ये वाला देगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या फिर ये दे देगा। जो भी ऑप्शन होंगे आपने उसको टिक कर लेना। अगर दोनों ऑप्शन आ रहे हैं तो आपने बोथ पे टिक करना है, ठीक है। एक है किलोग्राम मीटर पर सेकंड और एक है एनएस, ओके। जस्ट ये दो है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। इसके अलावा जब आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज मोमेंटम, तो आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है और यहाँ तक आपका आंसर बनेगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट, फिर आपने ये P इज इक्वल टू m क्रॉस v लिखना है। उसके बाद आपने ये छोटे छोटे पॉइंट्स बना देने हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी और इसका ये यूनिट है। जस्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर मोमेंटम आए तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक राइट करना है। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है।
नेक्स्ट है हमारी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाती है। इसमें अब उन्होंने बताना है कि हमारे मोमेंटम से हम क्या ड्राइव कर सकते हैं, इम्पल्स इम्पल्स ड्राइव कर सकते हैं। मोमेंटम मैंने आपको बता दिया, मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, यानी कि आपने मास को और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना है तो मोमेंटम बन जाएगा। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इम्पल्स क्या होता है, ठीक है। इम्पल्स कहते हैं, ओरली आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। इम्पल्स का मतलब होता है कि जब आपने थोड़े से टाइम के लिए किसी बॉडी का मोमेंटम चेक करना हो तो वो होगा हमारे पास इम्पल्स, ठीक है। जब आप इसकी रीडिंग करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में आपको एक एग्जांपल के तौर पे वो समझाने लगे हैं कि आपने एक बॉल को हिट किया एक बैट के साथ, तो फिर क्या हुआ है, जारी बात है, जो बॉल हिट करता है बैट को तो वो 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए हिट करता है। थोड़ी देर के लिए हिट करने के बाद फिर उसकी वेलोसिटी जो है वो बदल जाती है, तो उसको ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिख रहे हैं, ठीक है। When a ball is hit by a bat, जब आपने किसी भी बॉल को बैट से हिट किया है, the force exerted by a ball is very शॉर्ट। जारी बात है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए उसका असर होता है, तो हम उसे बोलेंगे कि ये बहुत ही शॉर्ट है उसका टाइम, जब वो टाइम इंटरवल बैट और बॉल आपस में टच होती है, ठीक है, वो थोड़ा सा टाइम है। इन इन सच केस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड। आपके लिए बहुत ही मसला होता है कि आप कैसे बताएंगे कि मैग्नीट्यूड क्या है फोर्स का, क्योंकि इतने थोड़े टाइम के लिए तो कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है ना। फिर हम क्या करेंगे, देयर फॉर द इनिशियल वेलोसिटी v आई ऑफ द बॉल एंड द फाइनल वेलोसिटी vf आफ्टर कूलिंग कैन बी कैलकुलेटेड। आप उसको इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है उससे आप कैलकुलेट कर लें। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करें और उसको अगर टाइम भी डिवाइड करें तो हमें पता है एक्सीलरेशन फाइंड हम कर सकते हैं। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन आपको पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, यानी कि वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है उसको टाइम पे डिवाइड करो तो आपको एक्सीलरेशन फाइंड हो सकता है। वही वो यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। नीचे ड्यूरिंग आर टाइम इंटरवल डेल्टा टी द एवरेज एक्सीलरेशन ए विल बी गिवन बाय, ये वही फॉर्मूला जो आपको मैंने ओरली समझाया अभी कि आपने क्या करना होता है, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो वो टाइम पे डिवाइड करें तो एक्सीलरेशन निकल आएगा, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। इसके बाद आपने डेरिवेशन स्टार्ट करनी होती है, तो जो डेरिवेशन है वो आपकी क्या है, डेरिवेशन में आ रहा है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन the value of average force acting during the interval time delta t will be F is equal to ma। ये आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था कि किसी भी बॉडी को अगर आप मूव करवाना चाहते हैं तो आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो क्या है, F is equal to ma। मास को मल्टीप्लाई कर दो एक्सीलरेशन के साथ, और एक्सीलरेशन आपको पता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम, तो वही यहाँ पे उसकी वैल्यू को उसने चेंज कर दिया डेल v ओवर डेल टी। फिर इस डेल टी को हम फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, एफ मल्टीप्लाई डेल टी, यहाँ पे रह जाएगा एम और डेल वी। डेल वी आपको मैंने बताया चेंज होता है, डेल्टा जो पढ़ा जाता है, डेल्टा भी इसको पढ़ते हैं, डेल भी पढ़ते हैं, और इसका मतलब होता है चेंज। तो जो चेंज है वो हमारे पास होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद कुछ स्टेप उन्होंने मिस किए हुए हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। ये वाले स्टेप लिखने चाहिए थे बुक में लेकिन उन्होंने नहीं लिखे, तो आपने इसके बाद जो है ना वो ये वाले स्टेप नीचे राइट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस m को मल्टीप्लाई कर देंगे वी एफ के साथ और वी आई के साथ, अलग अलग ये दोनों के साथ अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो एम वी एफ माइनस एम वी आई आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों जो मैंने अभी राइट किए हैं आपको पता है, आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है मोमेंटम की, कि मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो यहाँ पे दोनों मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी ही हो रहा है, बस फाइनल और इनिशियल लिखा हुआ है, तो हम भी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के लिहाज से इनका भी नाम लिख लेंगे, पी एफ और पी आई, ठीक है। इसके बाद डेल्टा पी ये बन जाएगा, क्योंकि चेंज हो रहा है तो चेंज का मतलब होता है ये डेल्टा पी है। हमारे पास आपको ये तो समझ आ गया कि जब चेंज आएगा तो वो हो जाएगा डेल्टा पी, तो जो पी है वो मोमेंटम है, इसका मतलब है कि ये डेल्टा पी जो है वो मोमेंटम को शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ये जो नीचे वाली लाइंस है आपकी इक्वेशंस के बाद वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें आपने ज्यादा कुछ नहीं याद करना, आपने यहाँ से याद करना है, ठीक है। द प्रोडक्ट एफ क्रॉस डेल्टा टी इज कॉल्ड द इम्पल्स। जो प्रोडक्ट हो रहा है एफ का और डेल्टा टी का, यहाँ पे ये जो नजर आ रहा है आपको, ये है हमारे पास इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि थोड़े से टाइम के लिए जो चेंज होता है मोमेंटम के अंदर उसी को हम कहते हैं वो है इम्पल्स, ठीक है। नीचे हम अभी इसको रीड करते हैं, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर लिखी हुई है। व्हेन अ लार्ज फोर्स एफ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जब बहुत ज्यादा फोर्स, जैसे बैट बहुत ज्यादा फोर्स के साथ बॉल को हिट करता है, द इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज डिफाइंड एज, अब उसकी डेफिनेशन क्या है, द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि उस बॉल का मोमेंटम टोटल कितना चेंज हुआ है, ठीक है।
जाहिर बात है जब बॉल ने हिट किया बैट के साथ तो बैट का मोमेंटम बहुत ज्यादा था, बैट ने अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया है बॉल के अंदर, तो बॉल का भी मोमेंटम चेंज हो गया। ठीक है, बोथ डिवाइडिंग यहाँ पे ये ऊपर वाली इक्वेशंस को ही सॉल्व करके बताने लगे हैं। एफ इज इक्वल टू एम डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी था। ठीक है, आपने वही ऊपर वाली ये वाली इक्वेशन को दोबारा यहाँ पे राइट किया है। इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने सबसे पहले एफ इज इक्वल टू एम डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी था। डेल्टा वी की जो ये दोनों है इनको हमने सॉल्व करके चेक कर लिया, ये डेल्टा पी आता है। ठीक है, तो हमने इस यहाँ पे भी डेल्टा पी राइट कर देना है। ये देखें एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। ठीक है, ये वाली भी लाइंस बेशक आप ना लिखिएगा, कोई मसला नहीं, इसके बाद ये वाली लाइन लिखिएगा। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ रही है एक और, उसने डिफाइन किया है इक्वेशन, ये जो भी हमारी इक्वेशन बनी है इससे क्या हमें मिल रहा है, डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो ये जो लाइन है ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आ सकता है कि जो मोमेंटम है वो कौन से न्यूटन के लॉ को जो है ना वो सेटिस्फाई करता है। तो आपने बताना है कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसको मोमेंटम सेटिस्फाई कर रहा है। और न्यूटन के सेकंड लॉ की हमें एक और डेफिनेशन मिल रही है, वो ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। किसी भी बॉडी का मोमेंटम जो चेंज हो रहा है वो डिपेंड करता है कि कितनी फोर्स आपने उसके ऊपर लगाई है। यानी कि अगर आपने ज्यादा फोर्स लगाई है तो बॉडी का मोमेंटम भी ज्यादा होगा, अगर आपने कम फोर्स लगाई तो बॉडी का मोमेंटम भी कम होगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था। इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपने एक्सप्लेन करना है प्रॉपर मोमेंटम को और इम्पल्स को। ठीक है, इसके बाद है द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज दैट ऑफ द फोर्स, यानी कि मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो फोर्स पे ही डिपेंड करेगी, आप किस साइड पे फोर्स लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ इनकी ये जो साइड वाले ब्लॉक्स हैं इनको रीड कर लेते हैं, इनमें से भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको एक दफा रीड जरूर किया करें। यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से आ रहा है और एक उससे नीचे आ रहा है। ये जो ऊपर वाले दोनों है इनको जस्ट आप रीड कर लें। पहले वाले में वो ये बता रहे हैं कि जब भी किसी भी बैट्समैन ने हिट किया होता है किसी बॉल को, और जो बॉल को पकड़ने के लिए इंसान सामने खड़े होते हैं जो हमारे पास फील्डिंग कर रहे हैं, उनमें से जिसने भी उस बॉल को पकड़ना होता है, कैच पकड़ना है, उस बॉल को पकड़ते वक्त वो क्या करता है, अपने हैंड को मूव करवाता है, ये नहीं कि स्टिल रखता है। ठीक है, जब आपने बॉल पकड़नी है वो देखें दिखा रहा है, जब इसने बॉल पकड़ी है तो एकदम बॉल पकड़ने के बाद उसने क्या किया, अपने हैंड को मूव करवाया है पीछे को, ताकि ये बॉल का मोमेंटम कम हो जाए। यहाँ पे था उसका हैंड, यहाँ पे उसने बॉल पकड़ी है और फौरन उसने अपने हैंड को नीचे की तरफ कर लिया है ताकि जो बॉल का मोमेंटम है वो कम हो जाए और उसके हाथ को ज्यादा चोट ना लगे। ये आप लोग भी जो लड़के खेलते हैं क्रिकेट वगैरह उनको पता होगा कि बॉल को पकड़ते साथ ही वो अपना हाथ फौरन नीचे की तरफ कर लेते हैं। अगर ऊपर ही रखे स्टिल तो आपके हाथ को ज्यादा दर्द होगी, ज्यादा चोट लगेगी, क्योंकि बॉल का सारा मोमेंटम आपके हैंड में ट्रांसफर होना है। ठीक है, इसके बाद एक और यहाँ पे उसने बनाया हुआ है, ये एप्पल के बारे में बता रहे हैं कि अगर एप्पल को किसी भी तीर से हिट किया गया है तो जो एप्पल था उसके अंदर मोमेंटम ट्रांसफर होगा उसका एरो का। ठीक है, तो एरो क्या है, वो एप्पल को हिट करता है तो एप्पल के अंदर से गुजरने लगता है, एप्पल उसके मोमेंटम को चेंज कर देता है और उसको स्टॉप कर देता है, अपने अंदर ही लॉक कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मोमेंटम होगा एरो का तो वो इसके एप्पल के अंदर से गुजर जाएगा। कई दफा ऐसे होता है जब कुछ लोग अपने निशाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि वो सही तरह अपना निशाना लगा सकते हैं या नहीं, तो वो एप्पल को या डिफरेंट चीजों को रख के तो उसके ऊपर निशाना लगा रहे होते हैं। तो अगर उनके तीर की बहुत ज्यादा स्पीड हो तो वो क्या करता है, वो उसके अंदर से ही गुजर जाता है, दो पीस हो जाते हैं एप्पल के। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और नीचे एक और छोटा सा टेबल है। इस टेबल में उसने क्या बताया हुआ है कि जब हमने किसी भी जगह से अपनी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करनी होती है या कोई चीज मंगवाते हैं, जैसे आपने अगर दराज से अपने बर्तन वगैरह मंगवाए हैं तो आपके जो बर्तन आ रहे हैं दराज के जरिए उनको वो प्रॉपर कवर करके भेजते हैं ताकि जो बर्तन है वो टूटे ना। उनको कवर करने के लिए वो इसके ऊपर प्लास्टिक की चीजें रैप कर देते हैं, या फिर वो ये जो कार्डबोर्ड है वो अंदर सेंटर में रख लेते हैं, प्लेट्स के सेंटर में, ताकि वो टूटे ना। या फिर इसके ऊपर वो जो है क्या उसे कहते हैं स्टेरोफॉर्म, वो लगा लेते हैं ताकि जो है ना ये टूटे ना। और इनका मोमेंटम अगर कोई चीज अगर ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल करते हुए किसी को झटका लगता है तो क्या होता है, उसका मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है इसके अंदर। ये जो कार्डबोर्ड आपने अंदर रखे होंगे या स्टेरोफॉर्म वगैरह रखा होगा तो उसमें उसने सारा सारा अपना मोमेंटम तब्दील कर देना है, और ये जो आपकी प्लेट्स हैं या जो ग्लास वगैरह उनको नुकसान नहीं होता। ठीक है, और इसको एक दफा रीड कर लेते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि फ्रैगल जो है ऑब्जेक्ट सच एज अ ग्लास वेयर मे ब्रेक इजीली ड्यू टू द जॉर्क और बाय द डायरेक्ट इम्पैक्ट विद
हार्ड ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग देयर ट्रांसपोर्टेशन। मैंने आपको बता दिया था ये ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे ही होता है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं तो नुकसान से बचाने के लिए जो है ना वो ये चीजें यूज की जाती हैं। इसके अलावा जो है इसका ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मटेरियल से इनको रैप किया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि ये स्टायरोफॉर्म हो सकता है, उसके अलावा ये कॉर्गेटेड कार्डबोर्ड हो सकते हैं, इसके अलावा शीट्स हो सकती हैं, बबल वेब्स आपने वो देखा हुआ है, वो जो बबल्स बने होते हैं वो वाली शीट्स भी होती हैं। इसके अलावा भी और कई चीजें होती हैं। नेक्स्ट एक नीचे और शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो है कार के बारे में बता रहे हैं कि अगर किसी भी कार को आप देखते हैं कि किस तरह का उसका डिजाइन है, वो आगे से भी उसने थोड़ा सा आगे बढ़ी होती है और पीछे से भी होती है। पीछे तो आपको पता है वो डिक्की है, आगे उसने इंजन वगैरह रखा होता है, लेकिन ये जो डिजाइन अब इनके बने हैं, पहले हो सकता है ये ऐसे ना होते हो सकता है पहले इनका इंजन जो है वो गाड़ियों का नीचे ही होता हो, ठीक है, और ये जो पीछे है ये भी उन्होंने डिक्की वगैरह ना बनाई हो, तो फिर हमें क्या ये आपके जहन में आना चाहिए कि अगर ये सारा कुछ नीचे है या डिक्की और ये फ्रंट वाला नहीं है, इंजन यहाँ पे नहीं है, तो डायरेक्ट जो है इंसान जो है वो आगे बिल्कुल, अगर कोई इसकी गाड़ी का नुकसान होने लगता है, गाड़ी टकरा जाती है, तो डायरेक्ट इंसान को नुकसान होगा कि जो भी आदमी अंदर बैठा हुआ है वो सीधा आगे दीवार पे या किसी भी चीज पे जाके लगेगा, उसकी डेथ होने का खदशा है। उसको कम करने के लिए उन्होंने ये आगे और पीछे जो है ना वो क्रम्प्स बनाए होते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रम्पल। क्रम्पल बनाए होते हैं ताकि ये जो इंसान है अगर गाड़ी कहीं लग भी जाए तो ये आदमी अंदर बैठे हुए हैं उनको नुकसान ना हो, लेकिन ये जो आगे वाले हिस्से हैं या पीछे वाले हिस्से हैं वो उसके मोमेंटम को कम कर दें। सारी बात है जितनी भी स्पीड से गाड़ी चल के आ रही है उस गाड़ी का सारा मोमेंटम जो है वो जब टकराने लगेंगे तो इस आगे वाले हिस्से पे आ जाएगा, तो जो जो आगे वाला हिस्सा है वो खराब होगा, वो डिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन ये जो अंदर बैठे हुए इंसान है, जो अंदर आदमी बैठे हैं, उनको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। आगे उन्होंने सीट बेल्ट वगैरह भी पहने होते हैं, फिर यहाँ से आपको पता है एक फोम वगैरह भी निकल आता है ताकि इसको आगे वाले इंसान को जो है ना वो नुकसान ना हो। तो इसको भी रीड कर लेते हैं। अ क्रम्पल जोन ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज अ स्ट्रक्चरल फीचर डिजाइन टू कंप्रेस ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट टू अब्सॉर्ब दी डिफॉर्मेशन एनर्जी फ्रॉम द इम्पैक्ट। सारी बात है जब इम्पैक्ट पड़ने लगा है तो वो इम्पैक्ट को रोक लेगा, खुद डिफॉर्म होगा, लेकिन अंदर वालों को नुकसान नहीं पहुंचने देगा। उसके बाद है हमारे पास टिपिकली क्रम्पल, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज क्रम्पल जोन, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर बताना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाता है कि क्रम्पल जोन कहाँ कहाँ होते हैं, तो आपने बताना है कि क्रम्पल जोन एक आगे बनाता है और एक पीछे बनाता है, ठीक है। Typically, the crumple zone are located in front and behind of main body. Body ये main body है, यहाँ पे सारे लोग बैठते हैं और ये होता है फ्रंट और बैक। यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो क्रम्पल जोन होता है, ठीक है। तो इसको भी आप रीड कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। इसके बाद हमने एग्जाम्पल्स करनी है। एग्जाम्पल आपको पता है कि हम जरूर करते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल वो इजिली हल हो सके। तो एग्जाम्पल जो इसकी है वो ये है हमारे पास, अ बुलेट ऑफ मैस 15 ग्राम इज फायर्ड बाय अ गन, यानी कि कोई भी गन है उसके जरिए आपने एक निशाना लगाया और वो जो गन से बुलेट निकली है, वो जो बुलेट थी उसका वजन कितना था, मैस कितना था, मैस था उसका 15 ग्राम। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी उसने बताई है उसकी कि कितनी स्पीड से वो गई है, वो वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द मोमेंटम, मोमेंटम आपको पता है मैस को और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके निकलता है, तो आप इजीली मोमेंटम निकाल सकते हैं। आप 15 को मल्टीप्लाई करो 150 से तो आपका मोमेंटम निकल आएगा। आपने न्यूमेरिकल जब भी करना होता है सबसे पहले गिवन डेटा, फिर टू फाइंड और फिर सोल्यूशन लिखते हैं। तो गिवन डेटा में आप मैस राइट करेंगे और वेलोसिटी, टू फाइंड में आप मोमेंटम यानी कि पी लिखेंगे और सोल्यूशन में आपने P इज इक्वल टू एम क्रॉस वी वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो समझ आ गया आपको, बहुत ही आसान है। इसको देखते हैं, मैस ऑफ बुलेट इज इक्वल टू एम 15 ग्राम, तो ग्राम छोटा यूनिट होता है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं किलोग्राम में, तो हमारे पास किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15 को जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.015 किलोग्राम। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने v की वैल्यू लिखनी है जो है 150 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मोमेंटम के लिए हमने वेलोसिटी भी लिख लिया है, मैस भी लिख लिया है, आपने इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है फॉर्मूले के लिखने के बाद। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 2.25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। हमने किलोग्राम यूनिट इसलिए कन्वर्ट किया था क्योंकि हमें पता है मोमेंटम का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, ग्राम मीटर पर सेकंड नहीं होता, ठीक है, इसलिए हमने बड़े यूनिट में कन्वर्ट किया था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मैस 160 ग्राम, तो ये भी मैस आपका ग्राम में दिया गया है, तो आपने इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एंड दी बॉल लीव द बैट विद द वेलोसिटी ऑफ 52 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी उसने बता दी है 52 मीटर पर सेकंड थी। इफ अच्छा आपको नजर आ रहा है ये जो दोनों चीजें अभी बयान की गई हैं, मैस और वेलोसिटी,
ये बॉल के बारे में बता रही है और जब क्रिकेट बैट ने उसको हिट किया, इसका मतलब है यहाँ पे आपने इसका क्या फाइंड करना होगा, एवरेज फोर्स एफ, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं इम्पल्स आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो इम्पल्स आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। इफ द बॉल स्ट्राइक द बैट विद द वेलोसिटी ऑफ -28 मीटर पर सेकंड, -28 मीटर पर सेकंड बता रहे हैं क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है, बॉल आपकी सीधी डायरेक्शन में आ रही थी, जब बैट ने उसको हिट किया तो उसकी डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। बिफोर हिटिंग एंड फाइंड द एवरेज force exerted on the ball by the bat and the ball remain in constant with the bat for 4 × 10⁻³ seconds। कितनी देर के लिए वो बॉल और बैट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहे थे, ताल्लुक में रहे थे, वो था 4 × 10⁻³ सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के भी आगे से उसने छोटे छोटे हिस्से करके बताए हैं। इतने थोड़े पार्ट के लिए वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए थे, फिर उसके बाद जो था बॉल वो दूसरी डायरेक्शन की तरफ चला गया था। हमने गिवन डेटा में क्या क्या राइट करना है, मैस बताया था, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी, 2 वेलोसिटीज उसने बताई हैं, उसके बाद उसने टाइम बताया है, तो ये हमने गिवन डेटा लिख लिया। टू फाइंड में हमने एफ फाइंड करना है, यानी कि इम्पल्स फाइंड करना है, तो एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ये हमारा फॉर्मूला है, हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ रहा है एफ इज इक्वल टू 3200। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसलिए यहाँ पे ये आ गया है न्यूटन। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे आपने ये एग्जांपल कर दी है। नेक्स्ट वाले में इंशाल्लाह आपको एक और लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगी और फिर ये चैप्टर जो है वो अगली वाली वीडियो में एंड हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन बच्चों को ये लेक्चर समझ आ गया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल के ऊपर प्रॉपर प्लेलिस्ट है, वहां से आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।